तो मुझे कोई बताएगा क्या होता है हीट एक्सचेंजर? भाई विक्रम सिंह, क्या होता है हीट एक्सचेंजर? नहीं, हीट और फिर वर्ड यूज किया एक्सचेंजर। एक्सचेंजर मतलब क्या होता है? अरे भैया, एनर्जी वर्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो हीट वर्ड है। चलो भाई विक्रम, म्यूट कर ले तू। हाँ भाई प्रिंस बोल भाई। ओके, इरफान खान क्लास में हो? क्या बात है, निमेश राठौर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल निमेश। क्या होता है हीट एक्सचेंजर? हॉट फ्लूइड को कोल्ड फ्लूइड में ट्रांसफर करता है, क्यों करता है फिर ट्रांसफर? चलो 2 नंबर का क्वेश्चन है, हॉट फ्लूइड को कोल्ड फ्लूइड में ट्रांसफर कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिल्कुल। बिल्कुल। वेरी गुड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हारी कार में हीट एक्सचेंजर लगा होता है? वेरी गुड। तो मतलब रेडिएटर जो है वो एक टाइप का हीट एक्सचेंजर। ठीक। तो भाई यस के आंसर को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं अपन लोग। इंजन जो है वो कंटिन्यूअसली बहुत अमाउंट में हीट रेडिएट करती है। तो ये अगर हीट को हम लोग प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो कुछ ही देर बाद आपका इंजन जो है वो फेल हो जाएगा। फेल इन टर्म्स ऑफ मतलब जो सिलेंडर की वॉल्स हैं उस पे क्रैक पड़ जाएगा, और अल्टीमेटली क्रैक होने के बाद वो इंजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डिस्ट्रॉय ना हो इसके लिए हमें कंटिन्यूअसली उसका हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग उसमें कूलेंट डालते हैं। तो मेरे ख्याल से जिनके पास कार है वो सबको पता है कि सम क्वांटिटी में कूलेंट और कुछ क्वांटिटी में वाटर, वो दोनों को ऐड करते हैं और फिर वो कूलेंट वाला जो प्लेस पर्टिकुलर प्लेस दिया हुआ है उसमें डाल देते हैं। तो अब ये क्या हुआ, कूलेंट गया इंजन के पास, इंजन के पास गया, वहां से हीट एब्जॉर्ब किया। अच्छा, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, तो वो एक्चुअली हीटेड, मतलब आप जो कूलेंट है वो हीटेड कूलेंट हो जाएगा। तो ये हीटेड कूलेंट से अगेन हमें क्या करना है, वो हीट को डिस्ट्रैक्ट करना है, मतलब अलग करना होता है। तो अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेडिएटर के अंदर डाल देते हैं। और रेडिएटर क्या है, तो वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। अब ये भी याद कर लो कि ये सरफेस कॉम्पैक्टनेस टाइप का हीट एक्सचेंजर है, या कहोगे तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर है, या एक्चुअली इसमें जो है वो फ्लूइड टू एयर ट्रांसमिशन होता है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, तीसरी चीज और क्या है, तो ये क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है। वो आप अभी डिफरेंट टाइप्स पर होगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो हीट एब्जॉर्ब किया और ये हीट को फिर हीट एक्सचेंजर में डाला, जहाँ पे ये हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो अगेन कूलेंट जो है वो अपनी कूलेंट प्रॉपर्टी अचीव करेगा,
और वापस वो इंजन के पास जाएगा और हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है। इसका दूसरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इकोनोमाइजर या एयर प्री हीटर। याद है इकोनोमाइजर या एयर प्री हीटर क्या होता है भाई लोग? तो मेरे ख्याल से हमारे साथ विपुल है, विपुल महाला। विपुल लेक्चर सुन रहे हो? नहीं। प्रथमेश? नहीं। अभय? चलिए, तो इकोनोमाइजर क्या होता है? तो अल्टीमेटली अभय, क्या होता है भाई इकोनोमाइजर? क्वेश्चन ये है कि इकोनोमाइजर क्या होता है? आपने बॉयलर पढ़ा होगा, बॉयलर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माउंटिंग और एसेसरीज पढ़ी थी। तो आपका इकोनोमाइजर आई थिंक एसेसरीज में आता है। क्या होता है इकोनोमाइजर? नहीं पता। ओके, एयर प्री हीटर क्या होता है, कुछ आइडिया? भाई लोग? नहीं पता। ये गलत बात है, ये ऐसे कैसे चलेगा? देखो, जस्ट इमेजिन करो, बॉयलर, बॉयलर मतलब क्या हुआ? तो तुम एक बहुत बड़ा सा टंकी इमेजिन करो। एक बहुत बड़ा सा टंकी है जिसके नीचे में हमने फर्नेस लगा के रखा है। ठीक है। और ये टंकी कैसे है? तो जो आपका वो आता है, वाटर टैंक आता है, आपने देखा होगा ऐसा साइज। ये देखो, जस्ट इमेजिन करो कि ये आपका जो है वो वाटर टैंक है, या मैं इसको बॉयलर बोल देता हूँ। ठीक। बॉयलर में क्या होगा? तो इस तरफ से, मतलब इस कॉर्नर से मैं फ्यूल को, सॉरी, वाटर को इंजेक्ट कराऊंगा, फ्रेश वाटर को। यहाँ पे जो है मिडिल में जो है हम लोग ब्लो डाउन प्रोसेस के लिए रखते हैं, और ऊपर का पार्ट जो होता है वो मेन स्टीम लाइन होता है। ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, ये जो है सिलेंड्रिकल शेप में है। तो सिलेंड्रिकल शेप में जब नीचे की ओर हम जो फर्नेस लगाए हैं, तो फर्नेस की वजह से क्या होगा? हीट जनरेट होगा, और ये हीट जो है अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास वाटर है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और ये स्टीम जो है वो आपके मेन लाइन में जाके प्रोसेसिंग करेगा। क्लियर? चलिए, तो अब जो हम फर्नेस की बात कर रहे हैं, तो फर्नेस से क्या निकला? हॉट एग्जॉस्ट गैस, मतलब हॉट गैसेस निकली। तो ये हॉट गैसेस ने क्या किया? तो जो हमारा वाटर था उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, मतलब उसका मेन या प्राइमरी जॉब कंप्लीट हो गया। प्राइमरी जॉब कंप्लीट होने के बाद अब ऑप्शन होता है कि हम उसको डक्ट से सीधा बाहर निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई, मतलब इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट कहता है कि अगर बॉयलर से या चिमनी से आप अगर 100 एंड समथिंग, आई थिंक 160 डिग्री कुछ है रूल्स है, कि अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर बाहर रिलीज करते हो एटमॉस्फेयर पे, तो इसकी वजह से नॉक्स एंड सॉक्स की प्रॉब्लम, वर्ड याद रखना, नॉक्स और सॉक्स की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए स्टेटमेंट दिया जाता है कि आपको बॉयलर से जो हॉट फ्लू गैसेस है वो, उसका टेम्परेचर एट मिनिमम जो है वो 100 एंड समथिंग डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आज ये आप एक बार कंफर्म कर लेना कि कितना देर हो गया। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और समथिंग 90 अप्रोक्स में, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बिटवीन में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे ऊपर गया तो नॉक्स की प्रॉब्लम, और अगर इस टेम्परेचर से नीचे गया तो सॉक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं इन लोग, जो अ, हमारा हॉट एग्जॉस्ट गैसेस है, अब ये हॉट एग्जॉस्ट गैसेस को बाईपास करते हैं। बाईपास कहाँ कहाँ से कर रहे हैं? तो सबसे पहला है इकोनोमाइजर से। तो इकोनोमाइजर क्या होता है? तो एक इकोनोमाइजर ऐसा समझिए कि ये वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर कैसे? तो सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा सेल होता है जिसके अंदर में ट्यूब्स बनते हुए हैं। ठीक है।
तो अब मैंने क्या किया, वाटर को एक तरफ से ट्यूब से पास कराया, और ये वाटर जो है, अब ये वाटर यहाँ पे ही अपन रोक लेंगे। अब क्या है, हमारा जो सेल है, उस सेल के अंदर में हमने हॉट गैसेस को डाल दिया। तो हॉट गैसेस को डाला तो ये हॉट गैसेस जो है, ये वाटर के मतलब कांटेक्ट में आएगा, और वाटर का टेम्परेचर जो कि आपका एटमॉस्फेरिक है, मान लो 22 या 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये अराउंड 35 और 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पे आपके जो मैंने टैंक दिखाया था उस टैंक में जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला बेनिफिट क्या है, तो इसका पहला बेनिफिट ये है कि जितना हीट चाहिए था ये 25 से 40 डिग्री सेल्सियस में वाटर को कन्वर्ट होने में, उतना फ्यूल हम सेव कर लेते हैं। चलिए, अब दूसरा, जैसे मैंने यहाँ से बाहर निकाला, तो अभी भी मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास अभी भी एक्स्ट्रा हीट है जो मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब मैं इसको कहाँ से पास कराता हूँ, तो एयर प्री हीटर से पास कराता हूँ। एयर प्री हीटर भी वन टाइप ऑफ सेलन ट्यूब हीट एक्सचेंजर ही होता है, जिसमें अगेन मैंने सेल साइड से इस एयर को पास कराया, और ट्यूब साइड से फ्रेश एयर को पास करा रहा हूँ। और ये फ्रेश एयर कहाँ जा रही है, तो हमारे बर्नर में जा रही है। एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो समर के टाइम, विंटर के टाइम पे और रेनी सीजन के टाइम पे जो एयर रहता है वो काफ़ी ह्यूमिड रहता है, और उसका टेम्परेचर लो रहता है। तो ह्यूमिड और टेम्परेचर लो होने की वजह से उसे भी हीट अप करने के लिए सम अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब कोल जो है वो कंज्यूम करता है। तो उस कोल के कंजम्पशन को बचाने के लिए हमने क्या किया, एयर प्री हीटर बना दिया। ये एयर प्री हीटर में फ्रेश एयर इधर से गया और एग्जॉस्ट एयर इधर से गया, तो दोनों की वजह से हीट का इंटरेक्शन होगा, और अल्टीमेटली फ्रेश एयर हमारे बर्नर में या फर्नेस में चली जाएगी। और जो एग्जॉस्ट एयर है, तो अब मैंने देखा कि एग्जॉस्ट एयर का टेम्परेचर विद इन द आरबीआई रूल, मतलब आर आरबी आरबीसी रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो बस अब मैं उसको एग्जॉस्ट के मतलब चिमनी से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये रोल होता है हीट एक्सचेंजर का। तो अब आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस, और से इट इज अ प्लेटफॉर्म। क्या बोल रहा हूँ, ये एक डिवाइस है या एक प्लेटफॉर्म है दैट कैन हेल्प टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस एंड ट्रांसफर टू द कोल्ड वन और फ्रेश वन। मतलब क्या हुआ, हीट एक्सचेंजर वो एक ऐसा डिवाइस है या प्लेटफॉर्म है जो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है फ्लू गैसेस से, और उसको ट्रांसमिट करता है फ्रेश और कोल्ड एयर या मतलब कोल्ड फ्लूइड। ठीक, तो यहाँ पे तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला, हीट ट्रांसफर प्रोसेस क्या होता है। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो इट इज अ प्रोसेस ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टू द कोल्ड। हीट ट्रांसफर क्या होता है, हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में हीट को ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को हीट ट्रांसफर बोलते हैं। अब हीट ट्रांसफरिंग के लिए तीन मैकेनिज्म और दो प्रिंसिपल्स रिस्पॉन्सिबल। क्या बोला, तीन मैकेनिज्म और दो प्रिंसिपल्स। तो तीन मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, तो आपने पढ़ा है, कौन कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक, कंडक्शन मतलब क्या हुआ, जब सॉलिड टू सॉलिड हो या बिटवीन सॉलिड वन पार्ट ऑफ सॉलिड टू अनदर होगा, तो आप कंडक्शन बोलेंगे। अगर फ्लूइड हुआ, फ्लूइड मतलब जो कुछ भी फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर फ्लूइड में हीट ट्रांसफर होगा तो कन्वेक्शन। और रेडिएशन, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद और विदाउट मीडियम ट्रांसफर होंगे, तो हम उसको बोलेंगे रेडिएशन। उसके बाद प्रिंसिपल्स में दो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला होता है रेक्यूपरेटर, और दूसरा होता है रीजनरेटर। रेक्यूपरेटर का मतलब क्या होता है, तो अब मान लो एक जलता हुआ कोयला मैंने अपने हाथ में लिया और उसको पानी के अंदर डाल दिया। तो जैसे पानी के अंदर डाला तो वो क्या हुआ, अल्टीमेटली हीट एक्सट्रैक्ट किया, और इस टाइप के मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं रेक्यूपरेटर। और दूसरा क्या है, रीजनरेटर। और रीजनरेटर को दो अगेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्टैक्ट टाइप और नॉन कॉन्टैक्ट।
कॉन्टैक्टिंग टाइप मतलब क्या होता है? तो जब एक हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तो हम उसको बोलेंगे कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, जिसका मतलब बेस्ट एग्जांपल है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में देखो हॉट गैसेस आता है, कोल्ड गैसेस आता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, इसलिए हम बोलते हैं कांटेक्ट टाइप हीट। और इन कांटेक्ट मतलब इन डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में हीट सॉरी आपका हीट एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से पहली डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया है। इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस which transfer the heat from the hot fluid to the cold fluid with maximum rate, minimum investment and minimum moving cost। ये तीन वर्ड्स याद रखिएगा ना, मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट with minimum investment and minimum running cost। ठीक, अब इसके प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो बॉयलर, सुपर हीटर, रीहीटर, एयर प्री हीटर, कंडेंसर्स इन पावर प्लांट, मैंने जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दूसरा रेडिएटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, तो मेरे ख्याल से यस ने आपको अच्छे से समझाया। तीसरा है ऑयल कूलर ऑफ हीट इंजन। ऑयल कूलर मतलब क्या हुआ, जो मैंने बात बताया था कि अपन लोग एक्चुअली कूलिंग में वाटर मिलाते हैं, तो वो जो कूलिंग टैंक होता है उसे बोलते हैं ऑयल कूलिंग टैंक। आप पूछोगे सर ऑयल कूलिंग और वाटर कूलिंग में डिफरेंस क्या है? तो एक्चुअली दो तरीके के कूलिंग सिस्टम डाला गया है, एक्चुअली तीन तरीके का। सबसे प्रैक्टिकल इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर में देखोगे तो उसमें फिन्स भी लगे होते हैं, उसमें वाटर कूलिंग का भी सिस्टम होता है और उसमें ऑयल कूलिंग का भी सिस्टम होता है। तो अब एग्जांपल लो विंटर नहीं, रनिंग रेनी सीजन की बात करें। तो रेनी सीजन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जनरली लोड, इलेक्ट्रिसिटी पे लोड जो है वो बहुत कम पड़ता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पे लोड कम पड़ेगा मतलब ट्रांसफार्मर में कम लोड पड़ेगा, तो ट्रांसफार्मर में कम लोड पड़ा तो वो क्या करता है, वो जो फिन्स लगे हुए हैं तो वो एयर से कूल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब समर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हर घर में एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो उस समय कूलिंग बहुत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर पे लोड आता है। तो जब ट्रांसफार्मर पे लोड आया तो वो डिसाइड करता है कि ये लोड कितना है, मॉडरेट है कि हाई लेवल पर। अगर मॉडरेट लोड है तो वो क्या करेंगे, वाटर इंजेक्ट करेंगे और वाटर कूल कर लेते हैं। लेकिन अगर लोड बहुत ज़्यादा हाई हुआ, हाई लोड आएगा, तब वो उस जगह पे अपना ऑयल कूलिंग यूज करते हैं। ऑयल कूलिंग की प्रॉपर्टी क्या है, ऑयल थिक होता है तो क्या करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में हीट एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपके इंजन को या मशीन को कूल करेगा। ठीक है, तो तीन तरीके के कूलिंग सिस्टम आपने अभी पढ़े। चलिए, उसके बाद है इवोपरेटर एंड कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो मेरे ख्याल से आपको ये दो वर्ड्स पता है, मैं आई थिंक 9th या 10th में आपने पढ़ा था इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। दोनों के टाइम पे फेस चेंज होगा, लेकिन इवोपरेशन कब होता है, तो जब वो कोई भी लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर ले तो उसकी वजह से वो इवोपरेशन हो जाता है वेपर्स के फॉर्म में। और कंडेंसेशन क्या हुआ, तो जब कोई भी लिक्विड अपना क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट अचीव कर लेगा तो वो फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से वो कंडेंस होने लग जाएगा, अल्टीमेटली वो भी स्टीम मतलब वेपर प्रोड्यूस करेगा। तो जब भी इवापोरेशन मतलब अगर आप अपना रेफ्रिजरेटर ओपन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अंदर का जो पार्ट है जहाँ पे आपका फ्रीजर है वहाँ पे है आपका सरपेंटाइन शेप में ना कॉपर कॉइल्स लगे हुए हैं। और ये कॉपर कॉइल्स की वजह से अंदर में जो भी हीट है वो रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर वो रिलीज करता है। तो उस जगह पे ये जो हमारा सरपेंटाइन शेप है कॉपर कॉइल का, उसे हम लोग बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। उसके बाद आता है रीजनरेटर और गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो रीजनरेटर में खास आपने पावर प्लांट पढ़ के रखा हुआ है। तो रीजनरेटर में क्या करते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो एक ऐसा डब्बा टाइप का बना है जिसमें आपका यहाँ से एक पाइप फ्लो होता है।
तो ये पाइप क्या करता है, अल्टीमेटली स्टीम को ऊपर से एब्जॉर्ब करता है। एक मिनट आपको मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, कैसा होता था आपका, ये ऐसा कुछ एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना रहता था। अब ऊपर से जो आपका टरबाइन आया, टरबाइन से आपने क्या किया, हीट को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पास करा। ठीक है, और यहाँ से जो आपका मेन स्टीम आती थी, जो अपना काम कर चुकी है, टरबाइन से रन हो चुकी है, तो इसमें अभी उतनी क्वांटिटी में हीट नहीं है कि ये फर्दर कुछ नया वर्क करेगी। तो वो क्या करते थे, यहाँ से हीट को ये एब्जॉर्ब किया और अल्टीमेटली यहाँ से रिफ्लेक्ट करके अगेन टरबाइन में पास कराते थे। याद है? तो ये जो पार्ट है इसे रीजनरेटर बोलते हैं, और ये हेल्प करता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइंस। तो ये भी वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स है। उसके बाद है मिल्क चिलर। ये अभी कभी प्रैक्टिकली देखने का मिला, आनंद गए तो फिर आपको मैं दिखा दूंगा। वाटर एंड एयर कूलर मेरे ख्याल से आपके घर में है, आपने देखा ही होगा कि वाटर और एयर कूलर में क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। इन वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम कहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये देखो, जब मैंने आपको ये इसका एग्जांपल दिया था, तो नीचे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ब्लो डाउन प्रोसेस होता है। ठीक है, ब्लो डाउन मतलब क्या होता है, तो जब कंटिन्यूअसली वाटर को हम लोग बॉयलर के अंदर डालते हैं और वो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कंटिन्यूअसली होता है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वाटर में 0% टीडीएस होना चाहिए, मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, नहीं होने का मतलब क्या हुआ, आपने 1 kg वाटर लिया और जब इसको इवोपरेट किया तो नीचे की ओर कुछ भी सॉलिड पार्टिकल्स नहीं बचने चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, 1, 2 और समथिंग 3-4% आपका टीडीएस उसमें वाटर में होता ही है। तो कंटिन्यूसली जब वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो जो नीचे बसता है ना, उसको हम लोग स्केल बोलते हैं, सॉरी स्लज बोलते हैं। और बाद में अगर हम लोग उस स्लज की सफाई नहीं करेंगे तो वो एक मोटी परत में जम जाता है, जिसको स्केल। तो ये मोटी परत न जमे, इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक प्रेशर देते हैं, और अंदर बॉयलर के अंदर में जो भी नीचे की ओर स्लज जमा हुआ है, हम उसको ब्लो डाउन से निकाल देते हैं। तो एक्चुअली जो निकालते हैं ना, वो भी एक हीट सोर्स का बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो वो हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग हीट एक्सचेंजर। बाकी केमिकल इंडस्ट्रीज हुआ, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री हुआ, और मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स यूज होंगे। चलिए, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग द प्रिंसिपल्स, तो डिफरेंट बुक्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बोलती हैं। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे दिखाया है, इसने बोला डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, और डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप में कूलिंग क्या हुआ, कंडेंसर, और डायरेक्ट कांटेक्ट फीड वाटर हीटर डाला, और नॉन कांटेक्ट टाइप में रिक्यूपरेटर डाला और रीजनरेटर। तो एक्चुअली कुछ बुक्स इसको फॉलो करती है, कुछ जो मैंने आपको बताया था कि रेक्यूपरेटर एंड रीजनरेटर, रेक्यूपरेटर में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा और रीजनरेटर में इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर, कंडेंसर, इवापोरेटर, ये सब जो हैं वो इन्होंने रेक्यूपरेटर के एग्जांपल्स दिए। और रीजनरेटर का ओपन हार्ट फर्नेस, ग्लास मेल्टिंग, ये आप आगे पढ़ोगे। तो आपको जो याद रखना है, याद क्या रखना है, तो पहला टाइप जो है वो है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आप क्या याद करोगे, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में आप क्लीन वाटर का एग्जाम्पल देना, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में अगर चाहते हो तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ग्लास मेल्टिंग फर्नेस, आईसी इंजन, ऑयल हीटर, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है, मतलब इसने एक्सप्लेन किया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स क्या होता है। तो दीज आर दोज टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर वेयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड टेक्स प्लेस। मतलब ये वो टाइप के हीट एक्सचेंजर है जिसमें हॉट और कोल्ड फ्लूइड डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है।
जिसका आपने एग्जांपल कूलिंग टावर देखा है। ये देखो कूलिंग टावर का उसमें डायग्राम दिखा के रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, तो क्या बोलोगे, दीज आर दोज हीट एक्सचेंजर वेयर हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड आर नॉट डायरेक्टली कम टू ईच अदर, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपका रीजनरेटर का इसमें एग्जांपल देता है, ठीक है। चलिए एक मिनट। उसके बाद आता है मतलब उसने समझाने की कोशिश की है कि रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। तो उसमें क्या हुआ देखो, एक एग्जांपल से उसने दिया कि एक फूड हॉट फूड यहाँ से बह रहा है, कोल्ड फूड यहाँ से बह रहा है और उनके बीच में एक डिवाइडिंग वॉल। तो ये वॉल जो है वो इन लोग के हीट को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो दूसरा टाइप है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तो वो पैरेलल फ्लो होगा, दूसरा काउंटर फ्लो होगा और तीसरा क्रॉस फ्लो होगा। पैरेलल फ्लो मतलब क्या हुआ, तो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर मतलब क्या हुआ, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो हम उसको बोलते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। और एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के परपेंडिकुलर अगर मूव करेगा तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस फ्लो। याद रहेगा, पैरेलल फ्लो में दोनों एक ही डायरेक्शन में, काउंटर में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और क्रॉस फ्लो में वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इनके एग्जांपल्स देके रखा है कि ऑयल कूलर, ऑयल हीटर, वाटर हीटर, ये आपके पैरेलल फ्लो में। ऑल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस काउंटर फ्लो के लिए करती है, क्यों, क्योंकि काउंटर फ्लो की जो इफेक्टिवनेस है या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो जाता है। वो कैसे होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर आता है कूलिंग यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड ऑटोमोबाइल रेडिएटर। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब आपका फ्लूइड देखो कुछ ऐसा मूव करेगा तो आपको डायरेक्टली देख के समझ जाना है कि ये क्रॉस फ्लो है। तो आपके जो रेफ्रिजरेशन में पीछे वाला जो पार्ट होता है उसमें देखो ऐसे चैनल से मतलब वो क्रॉस फ्लो है। और रेडिएटर अगर कभी मेरे को लाइव दिखाने का आपको मौका मिला, जब मैं दिखाऊंगा उसके वीडियोस दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि रेडिएटर में कैसे मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो दो तरह के टेम्परेचर होंगे, एक इनलेट और दूसरा आउटलेट। तो हमें मान लो इसको इनलेट बोल दिया और इसको हम लोग आउटलेट बोल दिया। अब अगर दोनों पैरेलल फ्लो है तो पैरेलल फ्लो में क्या होगा, मान लो आपका जो हॉट टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जब आउट में आता है, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, मान लो ये 40 डिग्री होगा, चलो 50 डिग्री। और आपका जो वाटर है वो मान लो 24 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर पे, और ये भी पैरेलल फ्लो है तो ये यहाँ पे आके गिरेगा, मतलब समथिंग 40 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये दोनों का डायरेक्शन बनता है तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पैरेलल फ्लो बोलेंगे। पहली चीज याद रखना। दूसरी ये याद कर लो कि जब ये दोनों का डिफरेंस आएगा मतलब TH1 माइनस TC1, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा T1, और TH2 माइनस TC2 इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा, ठीक है। डेल्टा T1 और डेल्टा T, ये आपको याद रखना है ना। चलो उसी तरीके से काउंटर फ्लो का करते हैं। तो काउंटर फ्लो में भी एक वही रूल्स रहेंगे। पहला हमने इन एंड आउट रखा, उसके बाद हमारा जो हॉट फ्लूइड है वो हमने यहाँ से मूव किया तो वो कुछ ऐसा मूव हुआ जिसका टेम्परेचर 100 और ये जो आया वो 50 आया, बराबर है। अब दूसरा जो टेम्परेचर है वो हमने 25 रखा, तो 25 जो है वो जब ऊपर जाएगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका टेम्परेचर समथिंग 55 डिग्री होता है। उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न समझो। जब एक मान लो एक ट्यूब है ना, इस ट्यूब के अंदर में जब मैंने फ्लूइड को फ्लो कराया और यहाँ से जो हॉट फ्लूइड मूव कर रहा है, तो ये देखो जब ये दोनों एक दूसरे के कम कांटेक्ट में होंगे तो क्या होता है, ऑलमोस्ट 60% का जो इफेक्टिव टेम्परेचर मतलब इफेक्टिव लेंथ क्रॉस कर लेते हैं,
उसके बाद जनरली दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाता है, और सेम हो जाने के बाद वो हीट ट्रांसफर प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। बात समझ में आई? मतलब दोनों जब 60% अपना लेंथ कवर कर लेंगे तो उसके बाद उनका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हीट ट्रांसफर प्रोसेस में। लेकिन अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल पैरेलल और सॉरी काउंटर फ्लो करूँ, तो देखो कोल्ड फ्लूइड जो है वो यहाँ से मूव हो रहा है, हॉट फ्लूइड जो है वो यहाँ से मूव हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो हॉट फ्लूइड 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे मान लो ऑलमोस्ट अगर ये 40 डिग्री आ गया है, तो भी 40 डिग्री और 100 डिग्री में डिफरेंस है, इसलिए ये मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक कंटिन्यूसली वो हीट ट्रांसफर के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि द इफेक्टिवनेस और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज मच बेटर इन एज कंपेयर टू पैरेलल काउंटर फ्लो का हीट एक्सचेंजर, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू पैरेलल। और तीसरा क्रॉस फ्लो, तो मैंने क्रॉस फ्लो में बताया ही आपको कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, जिसमें आप भी आगे मतलब अगर तुम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अभी डिजाइन है। चलिए इसके बाद जो आता है आपका आता है अब मैकेनिकल डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। मैकेनिकल डिजाइन में क्या क्या आता है? तो पहला है कॉन्सेंट्रिक ट्यूब, दूसरा है सेल एंड ट्यूब, तीसरा है मल्टीपल सेल एंड ट्यूब प्रोसेस, फिर कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स, और लास्ट में आता है फिन टाइप हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है, अब देखो कॉन्सेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर। कॉन्सेंट्रिक ट्यूब में क्या होता है? मैंने एक फ्लूइड पास कराया, और मैं आप लोग को एक मिनट में वो एक मिनट ना। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं अभी रिटर्न को, हाँ मैं कर सकता हूँ सर, अभी मैं कर सकता हूँ। मैं ठीक है, मैं सबसे पूछ के आपको कॉल करता हूँ। आओ, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर।